कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाई सारे जाना है कि भाई जो पशुपालक भाई हैं जिन्होंने भाई देखो घर में भी पशु रखा है पर व्यावसायिक रूप से भाई डेयरी भी बनाकर रखा है। पर भाई जब पशु पाल ही रहे हैं कई बार ये एक समस्या आया आ जा है कि पशुओं में कई बार देखने में न्यू लग आवा है कि जो खूनी दस्त है वो लग जाए, जिससे जो पशुपालक भाई हैं या जो भाई हमारे दूध की डेयरी का काम कर रहे हैं, दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, वो थोड़े चिंतित हो जाएं। और होना भी जरूरी है क्योंकि भाई जो खूनी दस्त है या पेचिस है ये समस्या पशु में आ गई और पशु बीमार हो गया। तो आज भी हम जो है ना इसी बात पर भाई जानकारी भाई यहाँ गला साझा कर रहे हैं कि भाई जो पशुओं में खूनी पेचिस रोग के लक्षण के हैं और के बचाव के उसके उपाय हैं। किसान भाइयों बात न्यू है कि जब भी ऐसी समस्या देखें, क्योंकि भाई ये जो है ना एक प्रकार का अंतर्शोध रोग है और इस रोग का जो मुलाशय है उसके ऊपर खासकर जो है ना इसका प्रभाव देखने मिला है। इसमें कह रहा है कि एक तो जो पशु है ना पतला दस्त करेगा और इसके गिला में भाई खूनी बदबूदार जो है ना पेचिस की समस्या बन जाएगी। और यो जो रोग है खास करके पक्षियां में, भेड़ बकरियां में, कुत्त्या में, बिल्लियां में और भाई बछड़े बछड़ियां में खासकर जो है ना यो देखने आवा है। और यो जो रोग है भाई जो छोटे हैं खास करके 4 महीने से लेकर 2 वर्ष के बछड़ों से को जो है ना खास तौर पर प्रभावित करा है। यो इसमें लाल पेचिस, खूनी पेचिस, खूनी दस्त और भाई काकसीडिया, रुग्णता आदि इस रोग के भाई जो है ना कई डालते इसना जाना है या जो नाम है इसके जो मुख्य कारण के रहे हैं। एक तो जो काकसीडिया नामक प्रोटोजोआ है इस रोग का मुख्य कारण है और इसकी भाई अलग अलग जातियां हैं क्योंकि जो प्रोटोजोआ भाई एक बीमारी वाला कीटाणु है। और इसमें भाई जो इमेरिया फेलिना यू खास करके जो है ना रोग बिल्लियां में आवा, इमेरिया केनिस कुत्त्या में आवा भाई, इमेरिया जुर्नी गाय भैंस में देखने मिला और भाई इमेरिया फाउरेई भेड़ बकरिया में जो है ना यो नजर आवा है और इमेरिया टेनेला यू पक्षिया में आवा भाई। छूत लगा चारा पानी या भाई कई बार देखा है जो जहां भैंस चरावा डांगर चरावा ले जाए अपने चरागाह इस रोग को फैला दे हैं। इस रोग की जो इनक्यूबेशन अवधि है लगभग भाई 3 से 4 दिन है तो लेकर 10-15 दिन की हुआ है। जो ये रोग है भाई इसके लक्षण के हैं भाई वो अपना किस तरह जांचोगे, किस तरह परखोगे पशुओं में कि ये जो रोग आ गया है पशुओं में, इसकी पहचान के है। एक तो अतिसार, पतला दस्त या खूनी पेचिस इस रोग का भाई मुख्य लक्षण है जो खास करके गाय में, भैंस में या बछड़े में देखने ना मिला है। शुरुआत में भाई रक्त जो है ना यानी कि जो खून है अल्प मात्रा में आवा और तीव्र अवस्था होने पर जो है ना कुत्थन के साथ पखाना हो जाए। इस रोग के कारण भाई भूख जो है ना प्रभावित होगी क्योंकि स्वास्थ्य में जो है ना गिरावट आ जाएगी पशु के देखा है। और भाई ये बात पशुओं में के आदमी में भी नहीं आ जाए। कई बार देखने में है कि जब आदमी को भाई ऐसे ही दस्त लग जाए तो आदमी का भी कई ग्राम भाई समस्या खड़ी हो जाए, उठे नहीं जाता, बार बार दस्त के लग जाए तो भाई जाना पड़ा है उसने सोच आदि के लिए। तो भाई देखो ये तो पशु है, बेजुबान है, तो इस रोग के कारण पशु में कमजोरी आ जाएगी और उसने भाई जो है ना अधिक प्यास लगने लगेगी, पशु कमजोर हो जाएगा और भाई ज़्यादा बुखार का शिकार हो जाएगा, बुखार आएगा उसने। और इस रोग के कारण जो बछड़े प्राय कई भाई उनमें निमोनिया हो जाए और पशु का जो पिछला धड़ है कमजोर हो जाए और खड़े रहने में भी जो है ना भाई उसको दिक्कत आवा है। ये जो रोग है बहुत ज़्यादा गंभीर होने पर भाई खाने में जो है ना पतला पतला सा रक्त आवा है और चौथे या 5वें दिन भाई अगर ये ना ठीक हो तब पशु भाई मर भी सका है, यह समस्या भाई आ सका है। क्योंकि भाई जो है ना इसका जो रोग है यो खूनी पेचिस वाला, इसका जो है ना एक तो देखने में आते तो लक्षण के आधार पर देख सके हैं भैया बीमार रहेगी। दूसरा भाई कोई आप जो है ना डॉक्टर्स के उसके पशु का परीक्षण करा के जब पता लग सका है। और भाई आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है चिकित्सा का या थोड़े रोकथाम के उपाय की जानकारी भैया के लिए दे दें भैया ना। क्योंकि एक तो देखो भाई बात न्यू है, एक तो चावल का जो मांड है या मट्ठा है उसमें जो है ना चोंगा मिलाकर 2-3 बार जो है ना दिन में देने तक काफ़ी लाभकारी रह सका है यो।
जितनी जल्दी हो सके तो भाई जो आपके नज़दीक का अस्पताल है, पशु चिकित्सक है, उसको बुला लो, या भाई अपना उसने पशु ना अगर ना जान जोगा तो भाई उसने अस्पताल में ले जाओ और भाई उसका इलाज जरूर कराओ। पशुओं का जो चारा है या पानी है उसको भाई बिल्कुल भी दूषित ना होने दें, खराब ना होने दें। एक लाइकर अमोनिया फोर्ट है भाई, 10% का छिड़काव करें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें जहाँ पशु बांधा है भाई। आप रोगी पशु को भाई उपचार पूरा होने तक जो है ना अलग रखना दूसरे पशुओं से। हो सके कई बार जो है ना देखा है कि एक पशु से दूसरे पशु में भी बीमारी लग जाए, तो इस करके जो बीमार पशु है उसने थोड़ा अलग से बांध है। और भाई जो रोगी पशु है उसको एक तो पौष्टिक चारा देना है, जल्दी पचने वाला आहार देना है, ताकि उसको भाई ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और भाई संक्रमित मल है उसका जो निकास है ध्यानपूर्वक उसका प्रबंध करना है आपने, क्योंकि भाई ये जो बीमारी है एक पशु से दूसरे पशु में कई बार लगने के चांस बने रहे हैं, तो इसका बचाव आपने करना है। तो भाई जब भी ऐसी समस्या आए पशु में देखने न मिला, दस्त लग जाए, खूनी दस्त क्या दिख रहा है, तो भाई इसका एक तो जल्दी से जल्दी उसने जो है ना आपके नज़दीक का जो भी अस्पताल है उसमें ले जाएं और भाई पशु का उपचार करा दें, ताकि पशु आपका स्वस्थ बना रहे। और पशु स्वस्थ होगा तो भाई कई करें भाई दूध की मात्रा अपना मिलती रहेगी, तो भाई जिससे जो है ना आप अपना व्यवसाय भी जारी रख सको हो। तो ये तो हमने बात करी भाई पशुओं में खुन्नी पेचिश रोग जो है ना इसके लक्षण के थे, के इसके बचाव के तरीके भाई या जानकारी भाइयों के लिए साझा करी। और भाई थोड़ा सा ले लें अंतराल, उसके बाद जानकारी और करेंगे भाइयों के लिए साझा। तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को साकार करते हुए पशुपालन क्षेत्र के उद्यमियों व नव उद्यमियों को अपना उद्योग लगाने का मौका दे रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार अपनी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से नए उद्यमियों को मिल रहा है 90% तक का लोन, 3% तक इंटरेस्ट सबवेंशन सहायता और हाँ ऋण चुकाने के लिए 2 वर्ष की मोहलत और पुनर्भुगतान के लिए 6 वर्षों का समय। अगर लगाना चाहते हैं डेयरी और मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, एनिमल वैक्सीन, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट, तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है आपके लिए। फिर देर कैसे, 10% की मार्जिन मनी जमा कीजिए और अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें ahidf.udyamimitra.in। और वही भैया ना ईब थोड़ी मौसम की जानकारी दे दे, तापमान का जिक्र कर लें। और भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 17 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना थोड़ा सा तापमान में बदलाव हो जाएगा। कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान भाई 17 डिग्री रहने की संभावना है। और भाई गिले गिले जो है ना मौसम के गिले जो है ना भाई ना दे दें कल के कार्यक्रम की जानकारी। कल हम जो है ना की कार्यक्रम लेकर आएंगे कार्यक्रम किसानवाणी में। और भाई हम चर्चा करेंगे गेहूं फसल में मंडूसी और भाई जो दूसरे खरपतवार हैं उनकी रोकथाम किस डाल करनी है। नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे जौ और जई की भाई काश्त के बारे में। और साथ साथ में भाई जानकारी साझा करेंगे प्राकृतिक खेती, बीज उपचार के लिए बीजामृत किस तरह बढ़ाना है और भाई किस तरह जो है ना उसका प्रयोग आपने प्राकृतिक खेती में करना है। ये जानकारी भाइयों के लगल साझा करेंगे। और भाई बाट नहीं देखते रहे हैं भाइयों का करा दें मनोरंजन। और भाई फिर चर्चा करेंगे आज की नसीहत में हम। तो सुन लें ये लोकगीत। आधी रात अंधेरी में मेरी ननद कड़े चली रे जाऊं सू मैं घर के बीच जित बैठे पावे पाली आधी रात अंधेरी में मेरी ननद कड़े चली तेरा के जामन का रात पीब मिलूंगी पाली ते मन मिल
मिलने का चास तड़के न मिल जाएगा पानी के और किते दास उस पानी के नाका मेरी छाती के मैं घास लोग देखेवा खावे से तू लोग देखेवा खावे से तू दुनिया की गाली पटपट संकर खोल दिए क्यों मार कर ढाली आधी रात अंधेरी में तेरी सारी बात बताऊं पुस्तक कह दिए भाई ते मैं बिल्कुल न शर्माऊं दूध का बिल्ला ले जन काटन सारा मजा से खाऊं जमिला दूध का बेला न बाली न प्याऊं पाली ते परीत करण की पाली ते परीत करण की के मन में साली प्रीत करूंगी पाली क्यों जमाना गायरी आधी रात अंधेरी मैंने दर दर का थारा बच्चा माड़ी कर से माड़ी होते अच्छी पुकार इंतजार करे तड़के न मिल जाएगा पानी क्यों तकरार करे से झटपट संकल खोल दिए वार करे झटपट संकर खोल दिए क्यों ज्यादा वार करे परदेसा की उत्तरांड में परदेसा की उत्तरांड में किरण करे न खाली पाली देखे बादरा किया आती चली जाती उस पाली के मुंह में फंस गए उस पाली के मुंह में फंस गए छोटा नाना खाना पड़ो बड़ में रंजे थोड़ा जाना परसों नयन का हो जाए आज अठखेड़ा कराना इस पति के अच्छा बापी फांसी खा मर जाना माई राम के पाने गिलिया माई राम के
ताने गेल्या जागी तू भाली राम किशन सुन ले मन में मन गाली आधी रात अंधेरी में मेरी और भाई ये तो सुने भाई है ना लोकगीत। और भाई आज की नसीहत में हम बात कर रहे हैं कि खेती में मिट्टी की जांच का कितना बड़ा महत्व है। किसान भाई जाना है जब भी फसल लेनी हो, क्योंकि कई बार देखे हैं कि भाई किसान भी देखे हैं कि हमारा इस किले में फसल की जो पैदावार है कम क्यों हो रही है, पर उन्हें न्यू नहीं बेरा पड़ता भाई इसका कोई न कोई तो कारण जरूर होगा। भैया फसल कम क्यों हुआ इस खेत में। तो भाइयों बात न्यू है कि अगर आप थोड़ा सा या क्या करना खेचड़ा कर ले मिट्टी की जांच की, तो भाई सारी समस्या का समाधान भी हो सका है। क्योंकि भाई फसल की जो उत्पादन ताकत है उसका लगभग जो 45% खर्च जो है ना खाद्यान्न के ऊपर ज़्यादा खर्च हो जाए। और क्या ग्राम भाई जिस डॉ स्वस्थ रहने के लिए हमें तरह तरह की खुराक की जरूरत पड़ा है, उसी तरह हम भाई पौधे की बढ़ोतरी के लिए भी जरूरी है उसमें जो तत्व हैं उन्होंने भी जरूरत पड़ा है तत्वों की। पर पौधे की तत्वों की जरूरत फसल की जो किस्म है या उससे प्राप्त होने वाले जो उपज है उसके ऊपर निर्भर करा है। भूमि में सभी मुख्य और जो सूक्ष्म तत्व हैं भाई इनकी मात्रा सही अनुपात में होने पर ही अधिक पैदावार आप ले सको हो। क्योंकि कई ग्राम भाई जब सारे तत्व जमीन में होंगे तो भाई कई ग्राम फसल भी अच्छी होगी, पर जो है ना फसल में कोई न कोई बीमारी आंदी रहा है तो या भाई फसल कोई कम हो जाए किसी किले में, तो उसका कारण यही रहा है कि आपने फसल लेने से पहला भाई उस किले की अगर आप मिट्टी की जांच करावेंगे तो वह समस्या का समाधान भी आपका हो सका है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और भाई कई बार न्यू भी देखने में आवा है कि अधिकतर किसान जो है ना पैदावार को बढ़ाने के लिए भाई जो नत्रजन है उसका प्रयोग जो है ना ज्यादा कर दे रहे हैं। फास्फोरस और भाई पोटास पर जो है ना बहुत कम ध्यान दे हैं या अभी ना के बराबरी कर रहे हैं उसका प्रयोग। तो कई ग्राम भाई जो उर्वरक हैं उनका संतुलित प्रयोग में न केवल कई ग्राम भाई फसल की पैदावार कम होगी बल्कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसके ऊपर भी इसका असर जरूर पड़ा है। तो कई ग्राम भाई लंबे टाइम तक भाई इसका सही पैदावार लेने के लिए लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। तो संतुलित उर्वरक भाई प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण सबसे बढ़िया साधन है। और संतुलित उर्वरक का प्रयोग का मतलब है कि जो उसमें आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका सही मात्रा, सही अनुपात, सही ढंग और भाई सही समय पर प्रयोग करना है। उर्वरकों की जो मात्रा है उसका भाई निर्धारण करते समय मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और कई ग्राम भाई जो फसल है हमारी उसकी उपज में कितनी बढ़ोतरी हुई, फसल के द्वारा भाई कितने जो तत्व हैं पोषक तत्व हैं कितने अवशोषित करे, इन बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है तो भाई मिट्टी का परीक्षण या भी जांच करवाना भी बड़ा जरूरी है। मिट्टी परीक्षण का वो रासायनिक परीक्षण है भाई जिसमें हम भूमि की उपजाऊ शक्ति या तत्वों की मात्रा की उपलब्धता का सही जानकारी हमें मिल जाए। यह बात है, इसमें मिट्टी की जांच कराने का फायदा यूं बना है। और भाई इस तरह जो है ना इसकी जांच है भूमि की जो समस्या है या कलर के बारे में जानकारी या उसकी रोकथाम के उपाय के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। भूमि अधिक अक्षारीय है तो भाई भूमि क्योंकि भाई जो पौधे हैं आसानी से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे अगर भाई कई अक्षारीय है, और भाई उर्वरकों के प्रयोग तय पूरा लाभ भी नहीं मिल सकेगा। और मिट्टी के परीक्षण से हमें यूं पता चल जाएगा कि भूमि किस फसल के लिए अधिक बढ़िया है और भाई किस फसल के लिए अधिक लाभ लिया जा सका है। इसके अलावा भाई इस परीक्षण तक जो सूक्ष्म तत्व हैं इसमें कमी भी पता लग जाएगी कि इसमें कौन से सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है। तो मिट्टी लेने का नमूना है इसका हम नहीं बता रहे हैं भाई, आपने ध्यान रखनी है बातें। मिट्टी परीक्षण के लिए पहला कदम तो यह है कि भूमि का सही नमूना प्राप्त करना, क्योंकि बहुत बड़े जमीन के टुकड़े तय एक समतल जमीन तय भाई एक नमूना लेना हुआ जिस पर इस भूमि का सही परीक्षण निर्भर करेगा। नमूने का सही और भाई उस भूमि का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। विधि कह रहा है कि भाई नमूना लेने के लिए
जिस खेत का नमूना लेना हो उस खेत के जो है ना कई कई स्थानात है, यानी कि भाई एक ही जगह ठायर अपना घास फूस मत ही ले ली, लगभग वही 2-3 स्थानों पर जाकर 8-10 निशान लगा लो भाई अपना कड़ा कड़ा नमूना लेने हैं। नमूना लेने के लिए जो चुनी की जगह है भाई उसके ऊपरी सतह तक घास फूस हटा दें, सतह तक 15 सेंटीमीटर यानी कि लगभग भाई आधा फुट या 6 इंच के गहरा खड्डा खोद के कसी तय साफ करके खुरपे तय एक तरफ तय भाई उंगली की मोटाई तक का ऊपर का जो हिस्सा है ऊपर तय और भाई नीचे तक का जो 15 सेंटीमीटर तक का जो है ना मिट्टी का नमूना आपने काटना है नीचे तय खोद का। मिट्टी को भाई बाल्टी में या टब में इकट्ठा कर लो और इस तरह भाई सारे स्थान जो मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर लें, फिर जाकर भाई आपने अच्छी तरह उनको मिलाना है, जदी बात बनेगी भाई। अब भाई इस मिट्टी को 4 बराबर जो है ना इसकी ढेरी बना लें। 4 भागों में भाई आमने सामने वाले जो 2 भाग हैं इनकी मिट्टी रख के बाकी भाई मिट्टी फेंक दें। बचे हुए भाग को फिर इसी प्रकार से भाई फैला लें और 2 भागों में मिट्टी रखकर 2 भागों की मिट्टी फिर फेंक दें, यानी कि लगभग वही थोड़ी सी मिट्टी रह जाएगी, वह आधा किलो के लगभग। उसको भाई एक साफ थैली में डालें और एक पर्ची पर अपना नाम, पता, खेत का नंबर और ली जाने वाली फसल भूमि सिंचित है या भाई ना है, इसके बारे में सारी जानकारी लिखकर पर्ची नमूने के अंदर डाल दें और एक पर्ची थैली के बाहर बांध दें। और इस तरह भाई जो तैयार नमूने को नजदीक की जो प्रयोगशाला है उसमें आपने भेजना है। फसलों में भाई उर्वरक संबंधी सारी जानकारी लेने करने के लिए ये विधि अपनाई जाए है। कलर भूमि तय नमूना लेने के लिए और या भाई बाग लगाने के लिए मिट्टी के नमूने लेने की अलग अलग विधि रहे। और भाई जो नमूना लेना है उसमें भी कोई कई जो है ना खास ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो मिट्टी का जो नमूना है मेड पता है, नीची जमीन या पानी की नाली या कंपोस्ट या भाई खाद के ढेर के नजदीक ते न लें। खेत में अधिक ऊंची या नीची जो जगह है उसमें तभी नमूना नहीं लेना। पेड़ की जड़ वाला जो भाग है भाई कभी जड़ के अलावा तो ले लें, वो भी नहीं लेना। मिट्टी की किस्म अलग अलग हो या फसल में कोई रोग हो तो मिट्टी के नमूने अलग अलग इकट्ठे करने चाहिए। खड़ी फसल में नमूना ले लें भाई, नमूना लेना जरूरी हो तो पौधे की लाइनों के बीच वाला जो जगह है वो हटाते नमूना लेना है। नमूने को धूप में न सुखाएं, नमूने को भाई हवा और छाया में ही सुखाना अपना। नमूने की थैली के अंदर और बाहर पूरा पता और फसल संबंधी सारी जानकारी अपना लिखनी है। ऐसे खेत जहां भाई हाल में जो है ना कई तरह रासायनिक उर्वरक गे रखे अपना या कोई भूमि सुधार रसायन गे रखा है उठते भी नहीं लेना। और नमूने को भाई उर्वरक वाले बोरे पे न रखें क्योंकि कई बार सोचा भी खाद के कट्टे में ले जाएं, ऐसा नहीं करना है। तो वही मिट्टी की जो है जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है उससे करा सको हो जो नजदीक की है। और भाई नमूने की रिपोर्ट भाई साधारण डाक तय भाई जो किसानों को भेजी जाए और नमूना भेजते समय भी डाक का पूरा और सही पता आपने उसके ऊपर लिखना है। और प्रत्येक फसल की बिजाई से पहले मिट्टी परीक्षण करवा लेना बहुत बढ़िया रहेगा। तो भाई अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई जो आपके खेत की मिट्टी है उसका कई तरह भाई परीक्षण भी हो जाएगा, न्यू पता लग जाएगा कौन सी मिट्टी में क्या कमी है, उसके अनुसार आपने खाद दवाई गेरनी है। और भाई एक जानकारी और दे रहे हैं भाई ना, रागी एक पौष्टिक आहार के रूप में किस तरह प्रयोग कर सका है, क्योंकि भाई देखा है कई तरह भाई सर्दी का मौसम जिस तरह हुआ है उसी ढाल भाई कई तरह एक तो मोटे अनाज का जिक्र करना शुरू कर दे हैं, क्योंकि मोटे अनाज भाई सर्दी के लिए बड़े फायदेमंद रहे हैं। बाजरे का भी जिक्र करा है कई बार भाई हम, पर भाई आज जो हम जिक्र कर रहे हैं रागी के बारे में, रागी भी जो है ना ऐसा पौष्टिक आहार है भाई कई तरह यो भी एक अनाज की फसल है जो खास करके कई बहुत सारे साल अफ्रीका में या एशिया में इसने पैदा करा है। और भाई भारत के भी कई समय भोजन मान्या जाए है, यू खावा भी है इसने खूब जो हमारे खास करके दक्षिण राज्य हैं। रागी एक पौष्टिक भोजन है भाई जिसमें विटामिन भी है, खनिज भी हैं और भाई कई तरह एंटीऑक्सीडेंट से पूरा भरपूर है यो। और ये एक लस मुक्त अनाज भी है जो इसे भाई सीलिएक रोग या लस संवेदनशीलता वाला जो लोग हैं उनके लिए एक आदर्श भोजन माना जाए है। बढ़िया भोजन रहेगा इसका। और भाई इसके उपयोग कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए कर सके हैं हम, जिस तरह के डोसा है, इडली है, दलिया है, खिचड़ी है या रागी बाल्स, इसमें कई तरह भाई खास भोजन है इसमें बना सको आप।
और रागी का उपयोग भाई कई तरह अम्बिल नामक एक किण्वित पेय बनाने के लिए भी कर सको हो। यो खासकर वैसे ठंडे गुणों के लिए जाना जा है। अक्सर गर्मी के महीने में इसका सेवन कर सको हो। रागी को खाने की में जो है ना इस्तेमाल के अलावा इसके औषधीय गुण भी भाई इसमें खूब हैं। ये मधुमेह वाले जो लोग हैं उनके लिए फायदेमंद माना जा है, क्योंकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हुआ है और यो जो है ना रक्त जो शर्करा है उसके जो स्तर है उसको नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करा है। रागी आयरन से भी भरपूर है, इसमें लोह तत्व है भाई, जो इसे अनीमिया से पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक अच्छा भोजन माना जा है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जा है, क्योंकि यह कैल्शियम का एक बहुत बढ़िया स्रोत माना गया है। और भाई एक जानकारी भाई अंगेला और साझा कर रहे हैं, फसल अवशेष प्रबंधन प्रणाली क्या है भाई। और जो प्रणाली प्रबंधन है, जीरो बर्निंग लक्ष्य इसका रखा गया है। सारे किसान भाई जाना है, क्योंकि भाई आजकल न्यू भी देखने में आया है, क्योंकि चलो धान का जो सीजन है लगभग वो है ना खत्म ही हो गया है, पर जो है ना कुछ किसान भाई जो थोड़े बहुत लेट भी हो जाए, कई बार देर सवेर हो जाए खेत में, तो भी फसल में जो है ना जो अवशेष है यानी कि जो पराली के अवशेष है, धान जो ठूंठ खड़े रहे खेत में, उन्होंने आग लगा दे हैं। ऐसा करने से भाई कई समस्या हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जिक्र करें तो सांस लेने में दिक्कत रहा है, जो रोगी है जो दमे के रोग है जिनको, उन्हें तो बेचारा ना और ज़्यादा समस्या बनी रहा है। और भाई रोगी आदमी तो के जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम खेती कर रहे हैं उसकी जो उपजाऊ ताकत है वो भी घाट हो जा है, क्योंकि उसमें जो हमारे मित्र कीट हैं वो सारे के सारे मर जाए हैं भाई, क्योंकि मित्र कीट के गिले खेती बढ़ दी रहा है। अगर हम इस तरह जो है ना ये काम करेंगे तो भाई अगर हम पराली जलावेंगे, देखो हमारी जो फसल है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो भाई हम तो यही कहें, और भाई आप इसका प्रबंधन कर सको हो, या तो रोटावेटर के लगे भाई खेत में बांध दो, उसमें मिट्टी में मिला दो, देखो खाद का कितना बढ़िया काम करेगा। तो इससे जो है ना एक तो भाई आपकी जो ज़मीन है उसकी ताकत बढ़ जाएगी, और गेला गेला के भाई जो ज़मीन अगली जो फसल लेंगे उसमें कई तत्व जिस तरह के जो खाद हैं उनकी कमी कर देगी। तो भाई आपने जो है ना एक तो फसल के जो अवशेष हैं पराली के जो जला रहे हो आप, इसको बंद करना है हमने, क्योंकि देखो स्वास्थ्य पर प्रभाव है और गेला गेला ज़मीन पर भी प्रभाव है भाई। तो ये सारी जानकारी भाई आपने ध्यान में रखनी है। जो फसल जो अवशेष हैं उसको जलाना मत, उनको भाई खेत में मिला के अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। तो भाई इसी के लिए कार्यक्रम जो अंदाता है संपन्न हो रहा है, और भाई शाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।